नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद टेक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं ईरान पर इजराइल और अमेरिका का संयुक्त हमला जो हुआ है, उसमें ईरान के सर्वोच्च लीडर अयतुल्ला खामनेई की मृत्यु हो गई है और इससे कहा जाए तो हत्या कर दी गई है अमेरिका हमले में उनके। तो ऐसे में तमाम तरह की जो राजनीतिक जो कूटनीतिक जो प्रतिक्रिया हैं, वह पूरी दुनिया से आ रही हैं। और ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका इजराइल की आलोचना भी बहुत की जा रही है दुनिया के वैश्विक स्तर पर। और वहीं एक खेमा इसमें अमेरिका के पक्ष में भी खड़ा दिखाई देता है। तो ऐसे में जो पूरी देश दुनिया की जो वैश्विक राजनीति है किस कदर इस पूरे हमले से प्रभावित हुई है और जो भारत का जो स्टैंड है उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही कि भारत का स्टैंड इस पूरे घटनाक्रम पर क्या है और क्या होना चाहिए, क्या उचित है उनके पूरे इस राजनीति इस पूरे मिडिल ईस्ट में जो घटनाक्रम घटा है उसमें भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए। तो ईरान हमारा परंपरागत मित्र रहा है, ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध भारत के रहे हैं और इस समय वर्तमान सरकार में इसराइल के साथ संबंध ज्यादा नजदीक दिखाई देते हैं, अमेरिका के साथ ज्यादा संबंध नजदीक दिखाई देते हैं। तो ऐसे में पूरे घटनाक्रम पर भारत की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, उस पर क्या रुख होना उसका होना चाहिए, क्या स्टैंड होना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के दुनिया की राजनीतिक चीजों को अच्छी तरह जानने समझने वाले वरिष्ठ नौकरशाह रहे इस चर्चा में शामिल। उनका परिचय आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात राय जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत सीनियर नौकरशाह रहे हैं और वरिष्ठ जानकार हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के, राजनीति के। तो डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम घटित हुआ है, ईरान पर जो अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से हमला किया है, इसके किस तरह से आप देखते हैं पूरे विषय को और भारत की जो रुख है, भारत का क्या प्रतिक्रिया इस पर होनी चाहिए थी, भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए इस पूरे घटनाक्रम पर, क्योंकि ईरान एक बड़ा अच्छा हमारा मित्र राष्ट्र रहा है। अगर हम देखें बहुत सारे अवसरों पर उसने यूएन में हमारा सहयोग किया, हमारा साथ दिया। पाकिस्तान की तुलना में अगर बात करें या हमारा तेल का उससे जो हमारा व्यवसाय उससे रहता है, तेल को काफी कुछ हम उस पर निर्भर भी करते हैं। तो तमाम तरह की ऐसी चीजें रही हैं जिसमें ईरान से हमारा वर्षों पुराना और ऐतिहासिक रूप से, परंपरागत रूप से, सांस्कृतिक रूप से बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है। और वर्तमान में जी हाँ, आपने ठीक प्रधानमंत्री फरमाया, जी एकदम जी आपने दुरुस्त कहा कि ईरान के साथ हमारे सदियों पुराने रिश्ते हैं। वो जी भी जी वो भी आज से नहीं है, बल्कि अगर आप प्राचीन इतिहास को खंगालेंगे तो वो आर्य आर्य लोग ही हैं। जिस तरह हम आर्य हैं ना, उसी तरह वो भी आर्य हैं। भले उनका धर्म बाद में इस्लाम बना, और यहाँ भी बहुत सारे ईरानी आए, एक दौर में मुगल काल में भी आए, बाद में भी आए। और जब पारसियों पर इस्लाम थोपा गया तब पारसी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए। तो ये बड़ा सांस्कृतिक और बड़ा गहरा रिश्ता हमारा उस मुल्क के साथ रहा है सदियों से। और अभी हाल में भी है, वो हमारा बड़ा दोस्त था। कश्मीर के मसले को लेकर जब कभी भी कोई बातचीत यूएन में हुई या दुनिया के किसी पटल पर भी हुई, उस वक्त ईरान सदा भारत के साथ खड़ा रहा। और आज के दौर में जबकि इतना बर्बर हमला इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया है, और हमारी चुप्पी बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक है, कूटनीतिक चुप्पी। खास तौर से जो कम से कम हमने संवेदना तक व्यक्त नहीं की है इतने बड़े लीडर के कत्ल पर। आपने ठीक फरमाया, ये कत्ल है, वहशियाना कत्ल है। हालांकि ये लग रहा था कि बहुत दिन से जो है वो हमला होने वाला है, ये आशंकाएं थी निरंतर। जिस तरह का ट्रंप का पूरा तरीका रहा है, जिस तरह मादुरो को उन्होंने गिरफ्तार किया वेनेजुएला में जाकर तेल की खातिर, जिस तरह की उनकी साम्राज्यवादी साजिशें और नीतियां चल रही हैं, उससे पूरी आशंका तो थी। लेकिन इस तरह का हमला होगा कि जिसमें सारे कमांडर्स, बड़े बड़े शीर्ष कमांडर्स मारे गए, अयातुल्ला का अपना परिवार मारा गया, उनकी बेटी का कत्ल हुआ, उनके दामाद का कत्ल हुआ, उनकी अपनी नातिन का कत्ल हुआ। तो ये बड़ा दुखद पूरा का पूरा एपिसोड है। और जिस तरह की दादागिरी, मैं कहूंगा अंतर्राष्ट्रीय गुंडागिरी ट्रम्प साहब दिखा रहे हैं, और इसराइल को भी उसमें शामिल किया उन्होंने, प्रॉक्सी वार है। क्योंकि सदैव से ईरान फिलिस्तीनियों के हक में खड़ा रहा है। फिलिस्तीनियों के जो आत्मनिर्णय का अधिकार है, जो उन्हें एक मुल्क दिया जाना चाहिए, जैसा कि एक यूएन रिजोल्यूशन भी था कि उस सरजमीन का तकरीबन 45% हिस्सा मिलना चाहिए था फिलिस्तीनियों को। जब यूएन ने डिक्लेयर किया था, मान्यता दी थी
इसराइल का घोषणा हुई थी, इसराइल देश के निर्माण की, अस्तित्व में आया था और 55% जमीन दी गई थी यहूदियों को। लेकिन हुआ क्या, कई युद्धों के बाद, लंबा इतिहास है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, तकरीबन 15% जमीन रह गई सिर्फ जो है फिलिस्तीनियों के पास। तो उनको जो एक वादा किया गया था एक स्वतंत्र राष्ट्र देने का, आज तक वो पूरा नहीं हुआ। भारत ने सदैव ही पैरोकारी की है, सदैव ही पैरोकारी की है कि फिलिस्तीन को एक राष्ट्र बनाया जाए, उनको भी एक जमीन मिले, उनको भी एक आसमान मिले, स्वतंत्र आसमान, खुद मुख्तार फिलिस्तीन बने। ये शुरू से पंडित नेहरू के दौर से ये नीति रही भारत की। पहले प्रधानमंत्री बने 1947 में, हम आजाद हुए, और 1948 में ये इजराइल का उदय हुआ, अस्तित्व में आया। तभी ये झगड़ा चल रहा है। उस वक्त ही एक युद्ध हुआ था जिसमें काफी बड़ी विजय मिली साम्राज्यवादियों की मदद से, क्योंकि सारा यूरोप, सारे जो है अमेरिकन ताकतें इजराइल के साथ थे, उनके हथियार उनके साथ थे, और ये लोग काफी निर्बल थे, अरब के लोग जो चाहते थे कि फलस्तीन को एक राष्ट्र मिले। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड है, और एक के बाद एक मुल्क अलग होते चले गए। मिस्र ने भी संधि कर ली इजराइल के साथ, और मुल्क भी जो है अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर वो अपना जो अधिकार था फिलिस्तीन का उसकी पैरवी नहीं कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान वो डटा रहा, ईरान डटा रहा। और हालांकि जो फिलिस्तीनियों की ज्यादातर आबादी सुन्नी आबादी है, और ये शिया कंट्री है, यहाँ पर ज्यादातर शिया लोग रहते हैं, इसके बावजूद भी इसका भेद न रखते हुए शिया सुन्नी का, उन्होंने एक फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन किया। यही कारण था कि वो अमेरिका की नजरों में बेहद खटकने लगे, इजराइल की नजरों में भी खटकने लगे, और एक झूठा बहाना बनाकर कि साहब वहां सत्ता परिवर्तन करना है हमको, वो एक तानाशाह मुल्क है। भाई आपका ठेका है क्या? भाई वो अंदर का मामला है उनका, वो चाहे जो करें वहां के लोग। आप कौन है किसी को सत्ता से हटाने वाले? यही तो उन्होंने सार्वभौमिकता वेनेजुएला की भंग की अभी अभी। अभी वो कहते हैं कनाडा हमारा है, कभी कहते हैं ग्रीनलैंड हमारा है। तो ऐसी खुली गुंडागर्दी तो शायद हमने निकट हाल ही में देखी नहीं है कहीं। हालांकि अमेरिका का रुख शुरू से साम्राज्यवादी रहा। कभी कम्युनिज्म को रोकने के नाम पे वो वियतनाम में घुसे, कभी सोवियत संघ को रोकने के नाम पे वो अफगानिस्तान में उन्होंने दखलंदाजी की और जिहाद को जन्म दिया। वैश्विक जिहाद के जन्मदाता अमेरिकन ही हैं। तो जिस तरह की प्रशांत जी इनकी नीतियां रही हैं वो बड़ी घातक हैं दुनिया के लिए, और भारत जैसे मुल्क के लिए खासतौर से बड़ी शर्मिंदगी की बात है, खासतौर से इस वक्त जबकि हम गुटनिरपेक्ष और सदा न्याय का साथ देते रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी अभी इजराइल गए और उन्होंने एक शब्द नहीं कहा गाजा पर जो कत्ल गारत किया गया, कई महीनों तक 50,000 बच्चों को और महिलाओं को कत्ल कर दिया गया। ये एक बहाना बनाकर साहब इन्होंने एक हमला किया, 1800 आदमी मार दिए गए। 1800 आदमियों के बदले में आपने 50,000 लोग मार दिए पैलेस्टीनियंस के, और एक शब्द नहीं कहा। एक तरह हम कहते हैं हमारी बड़ी गुटनिरपेक्ष नीति, हम न्याय के साथ खड़े होते हैं। कहाँ खड़े हम न्याय के साथ? बताइए आप मुझे, कहीं न्याय दिख रहा है आपको इस नीति में? हम लोग अमेरिका के एक स्टूज बनते जा रहे हैं। अभी अमेरिकन के साथ व्यापारिक डील हुई, किस कदर हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया कि हम पर पहले 50% टैरिफ लादा गया, फिर कम करके 18% किया गया, और उन पर उनके माल पर 0%। ये क्या है भाई? चीन से भी चीन ने बराबर टैरिफ लादा, जितना उन्होंने लादा उतना चीन ने लादा। तो हम दुनिया के बड़े मुल्क हैं, चौथी शक्ति हम अपने आप को कहते हैं। अभी हम 5 ट्रिलियन की बात करने लगे, हम 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था। हमने जापान को सुपरसीड कर दिया है। लेकिन हमारे तो आचरण हंगरी जैसा भी नहीं है। हंगरी जैसे देश ने ललकारा है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने, छोटे छोटे मुल्क हैं, उन्होंने अमेरिकन नीतियों को सीधे सीधे कंडेम किया है, उनका विरोध किया है कि ये कौन सी साम्राज्यवादी नीतियां हैं। लेकिन हमारी जबान नहीं खोल रही है। दुर्भाग्य देखिए हमारा इस वक्त जो है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जहां बुद्ध का जन्म हुआ, जहां गांधी का जन्म हुआ, जो सदैव से न्याय के साथ, सत्य के साथ, सत्य अहिंसा के साथ खड़ा रहा जो मुल्क, वो किसी जुल्म का विरोध ही नहीं कर रहा। इस कदर हिंसा की गई है, की जा रही है निरंतर, अब भी हमले जारी हैं। उधर ईरान ने भी प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयां की हैं। तो यही मुझको एक छोटी सी बात आपके प्रश्न के उत्तर में कहनी थी।
जी जी। अच्छा, हम पूरा अगर सिनेरियो को देखें, पूरे इसको देखें, ईरान और इजराइल की निश्चित रूप से दुश्मनी अनेक वर्षों से लगातार चली आ रही है, और इजराइल ये लगातार कहता है कि परमाणु बम बनाने का जो उनका प्रयास है वो हमारे लिए बड़ा खतरा हो सकता है। वही हमने देखा था इराक के अंदर भी कहा कि अमेरिका ने कि बहुत खतरनाक उसके पास वह चीजें हथियार बना रहा है जो वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा है। इराक को जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया, सद्दाम हुसैन को पड़ा, लेकिन मिला ऐसा कुछ विशेष नहीं वहां पे जो एक देर से आरोप उस पर इराक के ऊपर अमेरिका के द्वारा लगाया गया। तो तमाम देश हैं, अफगानिस्तान पर लगातार इतने सालों तक पूरा अमेरिका का एक तरह से उस पर आधिपत्य रहा, किस तरह से अफगानिस्तान की पूरी हालत बिगड़े। तो तमाम ऐसे उदाहरण है। ऐसे में अमेरिका का जो स्टेप है, घर में घुसकर मारना किसी को भी जहां उसकी इच्छा होती है वहां पे अटैक कर देता है, तो ये जो दादागिरी है, जो तानाशाही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या दुनिया का चौधरी बनने की जो उसकी कवायद है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि अब जो है, कारण ये है कि जिस तरह लीग ऑफ नेशन डिफंक्ट हुई थी ना, उसी तरह यूएन भी, यूनाइटेड नेशंस भी एक तरह का डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। 100 से ज्यादा प्रस्ताव पिछले 9 वर्षों में, 147 करीब प्रस्ताव इसराइल के खिलाफ पारित किए गए हैं। कोई मतलब नहीं है इन सब का। अभी जो है, यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने कंडेम किया है, इस हमले को बुरी तरह से कंडेम किया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जो महाशक्तियां हैं, सबसे बड़ी शक्ति यही है ना, अमेरिका आज दुनिया के पटल पर महाशक्ति, जब से सोवियत यूनियन का पराभव हुआ, तब से ये महाशक्ति बन गया। वन पोलर वर्ल्ड आप जिसे कहते हैं, वन पोलर वर्ल्ड बन गया अमेरिका। इस वन पोलर वर्ल्ड के बाद अब दूसरे पोलर्स का भी उदय हो चुका है। रूस एक पोल बन चुका है, बहुत बड़ा शक्ति का। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इसमें भी यूएन के विरोध के बावजूद भी अमेरिका और नाटो ने झोंका है, इस युद्ध को जारी रखा है। शांति की कोई संभावना फिलहाल उस युद्ध में भी नहीं दिख रही है। तो अमेरिका का जो एक तरह का जो व्यवहार है, खासतौर से ट्रम्प साहब के आने के बाद, प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद, वो बहुत बर्बर और वहशियाना है। और वो कुछ तो भी कहते हैं, कुछ तो भी करना चाहते हैं। कहाँ ले जाएंगे दुनिया को? क्या वर्ल्ड वार के अंदर झोंकने के लिए तैयार है क्या वो? रही बात जिस तरह का आपने अभी उदाहरण दिया कि इराक में कुछ नहीं मिला था, तब भी देखिए सद्दाम को तहस नहस किया गया, इराक को तहस नहस किया गया। इराक में वैसी शक्तियों का उदय हो चुका है जो अमेरिका के लिए और सारे विश्व के लिए घातक है। वो जिहादी ताकतें बहुत पनप चुकी हैं। उधर सीरिया में भी एक ऐसा शख्स आ गया सत्ता में जो पुराना बहुत बड़ा टेररिस्ट रहा है, आईएस का एक बड़ा सक्रिय कारकुन रहा है। तो अमेरिका की नीतियों से आपने सही कहा, दुनिया में वैश्विक जिहाद पैदा हुआ। पहले अफगानिस्तान के युद्ध में पैदा हुआ, इतना बड़ा जो वर्ड, ओसामा बिन लादेन को इन्होंने खड़ा किया। बाद में ओसामा बिन लादेन को मारा इन्होंने जब न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। आज भी ये पाल रहे हैं पाकिस्तान को, जो सबसे बड़ा गढ़ है आतंकवाद का, जिहादी आतंकवाद का। कौन है? पाकिस्तान है ना। अब मुनीर को कैसे गले लगाया है इन्होंने। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी आपने देखा, अभी सिंदूर ऑपरेशन के बाद भारत को दरकिनार कर दिया गया। पहले भारत सबसे बड़ा दोस्त था, अब पाकिस्तान सबसे बड़ा दोस्त है। तो ये जो नीतियां हैं, ये बड़ी घातक हैं विश्व के लिए, और अमेरिका के लिए खुद भी घातक हैं। इन्हीं नीतियों के कारण अमेरिका ने बड़ा नुकसान उठाया है, बहुत बड़ा नुकसान उठाया। आगे भी अमेरिका नुकसान उठाने वाला है। अभी जो युद्ध होगा अगर, तो ये मत सोचिए कि ईरान का ही नुकसान होगा, इसराइल का और अमेरिका का भी जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है। दुनिया में करीब 750 एयर इनके मिलिट्री बेसिस बनाए इन्होंने आसपास। अभी देखिए, एक के बाद एक मुल्क जो है अमेरिका का साथ छोड़ रहा है। पहले यूरोप ने साथ छोड़ा। यूरोप का नाटो कंट्रीज किस कदर नाराज हुए आपको मालूम है, जब इन्होंने बड़े बड़े टैरिफ लगाए और कनाडा को हथियाने की बात की और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात की, क्योंकि नॉर्वे भी नाटो का सदस्य है। तो किस तरह से पूरा का पूरा नाटो और फ्रांस का राष्ट्रपति और तमाम देशों के राष्ट्रपतियों ने बयान दिए। किस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री ने ललकारा। अभी जो इकोनॉमिक फोरम की, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई, आपने ध्यान दिया होगा जरूर उस पर। आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप सब बातों पर निगाह रखते हैं, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। तो ये सब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह का व्यवहार अमेरिका कर रहा है और किस तरह आइसोलेट हो रहा है, अपने अलायंस के साथ आइसोलेट हो रहा है। सबसे बड़े अलायंस तो यही है ना, यूरोप वाले, ये जो नाटो कंट्रीज आप जिन्हें कहते हैं। तो इस तरह की जो नीतियां हैं, अंत में सबसे ज्यादा घातक सिद्ध होने वाली है अमेरिका के लिए, खुद के लिए। जिस तरह हिटलर की नीतियों ने जर्मनी का विनाश किया था ना, साम्राज्यवादी नीतियों ने, वो सारी दुनिया को हथियाने चला था ना हिटलर भी।
और रूस पे भी हमला कर बैठा बाद में। तो नतीजा क्या हुआ? जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए, जर्मनी बर्बाद हो गया और बड़ा लंबा वक्त मिला जर्मनी को फिर उसे उठ खड़ा होने में। सारी दुनिया जानता, इतिहास इस बात का गवाह है, जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं वो अंततः गत्वा मुंह की खाती हैं। अफगानिस्तान में 20 साल लड़ने के बाद क्या हासिल हुआ? क्या हासिल हुआ? सारे हथियार छोड़ के भागे। लेटेस्ट जिन अफगानों के खिलाफ लड़ रहे थे, जिन जिहादियों के खिलाफ, उन्हीं को दे गए सारे हथियार। तो ये पूरी तरह से असफल नीतियां रही है। वियतनाम में आपने देखा 10 साल 15 साल लड़ने के बाद क्या हासिल हुआ? भागना पड़ा गीदड़ों की तरह से वियतनाम की धरती से। वहां पर कम्युनिज्म को रोकने के लिए आए थे, कंबोडिया में लड़े, लाओस को तबाह किया। तो ये तो तबाही का दूसरा नाम है अमेरिका, जो दुनिया को तबाह करने के लिए वर्ल्ड वार सेकंड के बाद से निरंतर कोशिश कर रहा है, लेकिन असफल रहा, आगे भी असफल रहेगा। दुनिया तबाह होने वाली नहीं है आसानी से। दुनिया फिर एकजुट हो रही है इन साम्राज्यवादियों के विरुद्ध। जी प्रशांत जी। जी बिल्कुल ठीक बात कही कि दुनिया का जो वैश्विक जो स्थितियां बदल रही हैं तेजी से। अच्छा, इसमें जो ईरान पे जो हमला हुआ, उनका सर्वोच्च लीडर की हत्या हो गई, उसके बाद ईरान ने जिस तरह से उनकी जो सहयोगी देश थे, जहां उनके सैन्य अड्डे थे, सऊदी अरब हो चाहे तमाम दूसरे देश हैं, उस पर लगातार वह मिसाइल दाग रहा है और बड़ा नुकसान उन देशों में देखा जा रहा है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वहां से आ रहे हैं उन देशों से। तो ऐसे में जो ईरान का हमला है उन देशों पे जो सहयोगी देश थे अमेरिका के, जहां उनके सैन्य ठिकाने अमेरिका के हैं, और बड़ा उन्होंने दावा भी किया ईरान ने कि हमने बहुत बड़ी संख्या में सैनिक मार दिए हैं। लेकिन अमेरिका का दावा उलट है उसके, उन्होंने कहा केवल एक हमारे सैनिक की हत्या हुई है, ऐसे मारे गए हैं। तो ये जो आसपास में देश है ईरान के, उनकी स्थिति को किस तरह से आप देखते हैं? क्या वो इतना बड़ा नुकसान झेलने की स्थिति में है? और ईरान से उनकी क्योंकि लगा अगर दुश्मनी ऐसी बन गई और ठन गई और ये बढ़ेगी दुश्मनी फिर आगे, और ईरान तो क्योंकि लगातार उन्हें कहीं ना कहीं अटैक करता रहेगा, क्या वो झेलने की स्थिति में है? वो अमेरिका कब तक उन्हें बचा कर रख सकता है? देखिए, ऐसा अमेरिका के बेस है वहां पर, वो जो ओपेक कंट्रीज है वहाँ, वो तेल के मामले में अमेरिका को काफी जो है मदद करते हैं। पेट्रो डॉलर का आपने नाम सुना होगा, उनकी दौलत का नाम भी पेट्रो डॉलर है। उन्होंने जिहाद को शुरू किया था, लेकिन धीमे धीमे देखिए जिस तरह यूएई अलग हो रहा है, यूएई ने अभी जो अमेरिका के खिलाफ बयान दिए हैं, यूएई पर भी हमला हुआ है। तो इस तरह मैं देखूंगा, धीमे धीमे आप देखेंगे खुद ही कि ये देश सब धीरे धीरे अमेरिका का दामन छोड़ देंगे और एक सही स्थिति को पहचानेंगे कि उनको खड़ा होना चाहिए फिलिस्तीन के साथ, उनको खड़ा होना चाहिए एकजुट होकर इजराइल के जालिम हमलों के खिलाफ, बर्बरता के खिलाफ, नृशंसता के खिलाफ। ये वो रियलाइज कर रहे हैं धीमे धीमे। अभी तो अमेरिकन जाल में है ना, हम भी तो फंस गए अमेरिकन जाल में। ये भारत नहीं फंसा हुआ क्या? ये तो बड़ा खुद मुख्तार और बड़ा ही शांति प्रिय है। और समझिए अभी हमारी क्या छवि बन गई दुनिया के अंदर। अभी जैसे कि हम इजराइल के साथ खड़े, जालिम इजराइल के साथ खड़े हम लोग। हमारे प्रधानमंत्री सबसे बड़े दोस्त बन गए। पहले ट्रम्प साहब बने थे, नमस्ते ट्रम्प करे थे जिताने के लिए, अब और गए वहां पर, अमेरिका भी गए, ट्रम्प साहब भी आए, इलेक्शन बुरी तरह हारे वो, हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी। जो विपक्षी पार्टी थी अमेरिका की, डेमोक्रेटिक पार्टी, वो अब बिना बात हमारी दुश्मन बन गई। ये टोटल फेलियर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, इट्स अ टोटल फेलियर। ये एकदम रिवर्स उसका इफेक्ट हुआ हमारे लिए। और जब दोबारा ट्रम्प साहब आए तो कहने लगे हमको नोबेल प्राइज दिलाओ, हमने बंद कराया ऑपरेशन सिंदूर, और हम चुप रहे। एक बार हमने नहीं कहा कि तुमने कहां बंद कराया, हमारा क्या मतलब। अरे हमने मिलकर बंद किया है। हम जब चाहे लड़ेंगे, जब चाहे मतलब शांति स्थापित करेंगे। आप कौन है दादागिरी दिखाने वाले? उधर पाकिस्तान चरणों में पड़ा है, उसको भी कुछ नहीं मिलेगा, अमेरिका से पहले भी कुछ नहीं मिला, वो तो एक भिखारी देश बन गया है। लेकिन IMF से कर्जा चाहिए उसको, वर्ल्ड बैंक से, तो इसलिए हमने खुशामद में लगाया। वो तो दिवालिया हो चुका है पूरी तरह से पाकिस्तान। क्या हमें भी दिवालिया होना है उनके साथ रहकर? ये एक बड़ा प्रश्न है। अगर हम स्वतंत्र नीति को छोड़ देंगे, अब ईरान से हमने बिना बात झगड़ा कर लिया भाई, जब उन्होंने कहा तेल बंद करो तो हमने तेल बंद कर दिया। क्यों कर दिया हमने तेल बंद? अब वो कह रहा रूस से बंद करो तेल लेना, क्योंकि आपकी दौलत से वो यूक्रेन बाल लड़ रहा, रशिया क्योंकि आप खरीद रहे हैं, तो हमने उससे आधा कर दिया, आधे से भी कम कर दिया, पूरी तरह हो सकता है बंद कर दें। क्या हम अमेरिका के पिट्ठू हैं? क्या हम अमेरिका के हुक्म के गुलाम हैं? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारी विदेश नीति पर लग गया है। किस कदर हम जो है वो आइसोलेट हो रहे हैं, हम खुद आइसोलेट हो जाएंगे दुनिया के स्तर पर। चारों तरफ तो दुश्मन हमारे यहीं पैदा हो गए हैं। अब चारों तरफ ही आप देखिए, नेपाल को देखिए, आप दूसरे मुल्कों को देखिए। अभी देखिए इंडोनेशिया ने हमारे साथ व्यापार एकदम बंद कर दिया है,
क्योंकि हम लोग इजराइल के साथ खड़े हो गए। कितना बड़ा सपोर्टिव मुल्क है इंडोनेशिया। अभी अभी हाल ही में उन्होंने जो अरबों डॉलर के जो हमारे सौदे थे खारिज कर दिए, खत्म कर दिए। तो हम भी उधर तरफ उसी तरफ जा रहे हैं। भाई हमें न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए। क्यों तो हम खड़े हो मतलब अमेरिका के साथ। हमको राष्ट्रीय हितों को पहले देखना चाहिए। क्या आर्थिक मामले में अपने राष्ट्रीय हित देख रहे हैं हम? बताइए आप मुझे। हमने व्यापार खोल दिया, उसके साथ किसान हमारे कितने ज्यादा डैमेज होने वाले हैं। इस फ्री ट्रेड जो डील हमने की है, सो कॉल्ड जो फ्री ट्रेड है, क्यों टैरिफ ट्रेड, क्यों यही कहते हैं ना, ये जो मुक्त व्यापार संधि है, ये क्या मुक्त व्यापार है? ये तो बराबरी की होती है। भाई आप इतना टैरिफ लो तो हम भी इतना टैरिफ लेंगे। वो तो ले 18%, अभी 15% कह रहे हैं। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने 10% कहा तो, और हम 0 लेंगे उनसे। वाह भाई वाह। हम उनका वो माल भी खरीदेंगे जो हमारे किसानों को बेहद नुकसान पहुंचाने वाला है। उनकी फसलों में वैसे ही हमारा किसान बर्बाद है, वैसे ही बर्बाद है, वैसे ही उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा। ये तो कृषि देश है, कोई और देश है ये क्या? इसको क्या अडानी और अंबानी का देश बना देना चाहते हैं? ये इसकी पहचान अडानी और अंबानी होंगे क्या? कृषि नहीं होगी? करोड़ों किसान नहीं होंगे देश की पहचान? करोड़ों मेहनत कश लोग नहीं होंगे क्या? मुट्ठी भर कॉर्पोरेट के गुलामी कर रहे हैं ये लोग। मेरा तो अपना यही विचार है कि हम लोग किस दलदल की ओर जा रहे हैं धीमे धीमे। पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे, किस हर्ष को पहुंचेंगे, हम नहीं अभी कह सकते। ऐसा ना हो, हम ये चाहेंगे सभी लोग मिलकर, और इन नीतियों को बदलने के लिए एक बड़ा बड़ा जो है दबाव जनतंत्र में जनता का होना चाहिए, जो अब दिख नहीं रहा हमको कहीं भी। जी अच्छा, इसमें आगे महत्वपूर्ण प्रश्न, जी इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि दुनिया में अगर बात करें, दुनिया की अगर बात करें, इजराइल के साथ खड़े होने में कोई भी प्रमुख राष्ट्र दिखना नहीं चाहता है। ऐसे में भारत देश बड़ा स्पष्ट रूप से, बड़ा खुल के इजराइल के साथ खड़ा होता दिखने में अपने को एक शायद बेहतर मान रहा है इस समय। क्या ये हमारी विदेश नीति, जैसे आपने विदेश नीति की बात की, क्या हमारी विदेश नीति में थोड़ा परिवर्तन आ गया कि जहां इजराइल के साथ दुनिया का कोई भी प्रमुख राष्ट्र खड़ा दिखना नहीं चाहता है, वहां हमारा राष्ट्र खड़ा है? प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे मित्रों में बेंजामिन नेतन्याहू कहे जाते हैं ऐसे में। तो ऐसे में जो घटनाक्रम ईरान का हुआ, उससे मैं जोड़ता हूँ उस प्रश्न को, उससे एकदम पहले प्रधानमंत्री मोदी के वहां पे यात्रा होते इजराइल में, क्या वे उन्हें पता नहीं था कि इजराइल अमेरिका ऐसा कुछ अटैक करने जा रहे हैं, या उन्हें अंधेरे में रखा गया? क्या इजराइल अमेरिका ने प्रधानमंत्री की यात्रा करवाकर ईरान को कहीं ना कहीं एक गलतफहमी में डालने का मौका दिया कि अभी तो प्रधानमंत्री किसी राष्ट्र का प्रमुख हमारे देश में आया हुआ है, तो ऐसे में कोई हमले का कोई विचार नहीं है? तो ये क्या उनकी रणनीति का हिस्सा था प्रधानमंत्री को बुलाना वहां पर, जिससे कि ईरान कुछ बेफिक्र रहे, या अनजाने में मतलब टूर बन गए प्रधानमंत्री मोदी इजराइल का? क्या लगता है? नहीं, ये अंधेरे में रखा गया। आपने ठीक फरमाया, आपने ठीक ठीक बयान किया। अंधेरे में रखा गया ये दिखाने के लिए। देखिए, हम तो यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं मोदी जी का, कोई हमारा इरादा ऐसा नहीं है। और मोदी जी ने सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि फिलिस्तीन के हक में एक शब्द नहीं कहा। देखिए, दोस्ती नेतन्याहू से खूब रखे हैं। इजराइल से नरसिम्हा राव ने भी संबंध कूटनीतिक बनाए थे, है ना? ऐसा नहीं है कि हमको इजराइल के दुश्मन है। हम भी चाहते हैं कि इजराइल अच्छा देश रहे, उसको भी जिंदा रहने का, उसको अस्तित्व में रहने का हक है। सारी दुनिया ने उसको मान्यता दी है। हम इजराइल के दुश्मन नहीं है, लेकिन इजराइल की बर्बरता के हम दुश्मन है। जालिमाना व्यवहार जो नेतन्याहू कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वो गलत है, उसको कंडम हमें करना चाहिए। प्रश्न ये है, हम लोग जब फिलिस्तीन के हक में हैं, तो कहीं ना कहीं हमें तो इजराइल को कहना चाहिए कि इनका अधिकार दो ही ने, क्यों मार रहे हैं उनको? जिसे ये आतंकवाद बता रहे हैं, सबसे बड़ा आतंकवादी तो मुल्क इजराइल और अमेरिका है। अब ये जो इन्होंने वेनेजुएला में किया, ये क्या सरकारी आतंकवाद नहीं है? ये जो ईरान में कर रहे हैं, इन्होंने क्या, ईरान ने हमला किया था इन पर? पहले हमला इन्होंने किया ना। अभी अभी जो फिलहाल में जो किया, अभी 2 दिन पहले, आज दूसरा दिन है, ये क्या ईरान ने किया था? पहले से कह रहे हम जो है परमाणु अस्त्र नहीं बनाने देंगे। तुम्हारा ठेका है, क्यों ना बनाए? कोरिया को रोक लो, तुम्हारे में दम है तो चले जाओ। नष्ट कर देगा न्यूयॉर्क को, नष्ट कर देगा वाशिंगटन को। जरा सा कोरिया है, ईरान तो बहुत बड़ा देश है, वहां क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि ईरान जो है वो अभी परमाणु बमों से लैस नहीं था। हो जाता तो जाते, तब तब ईरान बताता।
अभी कोई नहीं आता, हो सकता है उसके पास परमाणु बम हो, तो क्या करेंगे? क्या विश्व युद्ध को परमाणु युद्ध बनाएंगे? ये विश्व युद्ध में झोंक देंगे दुनिया को? प्रश्न ये है। तो हमारी विदेश नीति तो पूरी तरह औंधे मुंह गिर रही है, औंधे मुंह। हमारा सबसे बड़ा दोस्त दुनिया में आप सब जानते हैं परंपरागत रूप से रशिया रहा है। हर मौके पर 71 की लड़ाई हो, चाहे भारत के विकास की बात हो, पंडित नेहरू के काल से ही कितना बड़ा दोस्त, सारा देश जानता है इस बात को। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं रूस के साथ? रूस के हथियारों पर हमारी पूरी मिलिट्री डिपेंड है। हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन वहीं से आते हैं, सारे हथियार वहीं से आते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? हमने अभी अमेरिका के दबाव में तेल खरीदा। क्या रूस आगे हमारे साथ खड़ा होगा? हम क्या आइसोलेट कंट्री नहीं? अमेरिका तो कभी हमारा होगा ही नहीं, भूल जाइए। अभी देख लिया आपने ऑपरेशन सिंदूर में, अभी देख लिया ना आपने, पहले भी देखा था। वो सदा पाकिस्तान को पालता रहा, वहां के जिहादियों को पालता रहा, अरबों खरबों डॉलर दिए। पिछली बार ट्रम्प साहब ही कह रहे थे कि सारा का सारा पैसा जो टेररिज्म को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने, दिया गया टेररिज्म को रोकने के लिए अफगानिस्तान में। खुद ही ट्रम्प साहब फरमाते रहे, नहीं पढ़वाया। और इस बार ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं? तो अमेरिका तो कभी हमारा था ही नहीं। अभी ये सेंटो का सदस्य था कभी पाकिस्तान को सारे टैंक और सारे हथियार अमेरिका से आते थे। 65 की लड़ाई में देख लीजिए आप, 71 की लड़ाई में देख लीजिए आप, जो भी युद्ध हमारे पाकिस्तान से हुए हैं उसमें अमेरिका किसके साथ खड़ा रहा? अब ये सन 2000 के बाद हमारा दोस्त बना था, जबकि खुद शिकार हो गया जिहाद का। न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर फूंक दिया गया, तबाह कर दिया गया जिहादियों द्वारा, जिनको इसने पाल पोस कर 20 साल में बड़ा किया था। अमेरिका ने तो किया था, पाकिस्तान की मदद से खड़ा। पाकिस्तानी फौज ने तो तैयार किए थे तालिबान, उन्हीं तालिबान के तो दोस्त ने फूका। जो ओसामा बिन लादेन का अलकायदा संगठन था, उसको उसने तो तबाह किया था। अमेरिका का सबसे बड़ा जो है वो व्यापारिक केंद्र, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आप जिसे कहते हैं, किसने किया था तबाह? उन्होंने किया, जिनको उन्होंने पाला। तो उनकी अपनी नीतियां बुरी तरह सफल हुई हैं, हमारी भी नीतियां सफल हो रही हैं। क्योंकि सबसे बड़े दोस्त को छोड़कर हम किसका दामन थाम रहे हैं? किस उम्मीद से थाम रहे हैं? बताइए तो सही। जी जनाब। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि तमाम ऐसे सवाल हैं जो हर सभी के मन में इस समय लगातार बने हुए हैं, और उसका प्रश्न हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार हमारे देश की विदेश नीति किस दिशा में जा रही है, उसकी क्या दशा हो चुकी है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं, कार्यक्रम के अंत में आते हैं। तो हमारी विदेश नीति जो है, चाहे हमारे इंटेलिजेंस अजीत डोभाल हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, हमारे विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, तो जो तमाम बड़े हैवीवेट मंत्री हैं, और प्रधानमंत्री की नीति क्या इस समय बहुत एक मुश्किल स्थिति में है, क्योंकि कुछ ऐसा हमारा रुख, जो हमारा स्टैंड है ईरान को लेकर, वह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या सरकार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि हम ईरान के साथ संबंध कैसे रखने हैं? इस युद्ध में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? हमारा क्या बयानबाजी होनी चाहिए देश की तरफ से? क्या हमें शांति की अपील करनी चाहिए? क्या हमें इस तरह से पूरा एक इजराइल और अमेरिका संयुक्त रूप से दुनिया में अपनी जो दादागिरी चला रहे हैं, उस पर क्या हमें स्पष्ट रूप से, तमाम हित हर देश के साथ होते हैं, हमारे केवल इजराइल या अमेरिका के साथ हित नहीं है, हमारे ईरान के साथ भी हित है, हमारे तमाम तरह के हमारे व्यापारिक उससे जुड़े हुए हित। तो ऐसे में क्या स्पष्ट रूप के साथ सरकार को सामने आना चाहिए, और इसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए, अब विलंब करना चाहिए? कोई देर वैसी हो चुकी है स्टैंड को क्लियर करने में, क्या लगता है आपको? देखिए ऐसा है, ये तो तभी बात तय हो चुकी थी कि हमारी कमजोर कितनी नीति ईरान के प्रति है, ऐसे दोस्त के प्रति। जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए ईरान पर, और तो हमने भी तेल लेना बंद कर दिया था। कितना सस्ता तेल हमें देता था, कितना आसान था, एकदम पड़ोस में है, उसमें हमारा खर्चा भी कम आता था। हमको दुनिया से हम तेल लेते हैं, सबसे सस्ता तेल हमारा ईरान से पड़ता था। तब क्या किया था हमने? तब भी तो मोदी जी थे, यही मोदी जी थे ना। अभी चाह बाहर उसने हमको बनाने दिया, अभी खरबों रुपया हमारा लगा हुआ है, वो डूब गया हमारा। सबसे बड़ा दोस्त हमने खो दिया, पड़ोस में खो दिया। जो पाकिस्तान का एंटीडोट है, हमारे लिए सबसे बड़ा मददगार है पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान तो जन्म से ही हमारा दुश्मन हो गया, बिना बात ही दुश्मन हो गया। हर बार कोई ना कोई बहाना लेकर हमारे साथ जो हमला करता है, कहीं जिहादी भेजता है, कहीं कश्मीर पर हड़पने की बात करता है, कहीं दुनिया सारे हिंदुस्तान में बम धमाके कराता है। उसके खिलाफ सबसे ज्यादा बड़ा मददगार हमारे पड़ोस में कौन था बताइए आप प्रशांत जी? ईरान ही था ना। और हमने क्या किया था? जब ईरान पर सैंक्शन लगाए तो सबसे बड़े फर्मा बरदार अमेरिका के हम बन गए।
सबसे बड़े फर्माबरदार, आदेश का पालन करने वाले। हमने ईरान से तेल लेना क्यों बंद किया? अब वो कह रहा है वेनेजुएला से खरीदो, रूस से बंद करो, तो हम वेनेजुएला से खरीदेंगे महंगा तेल, और रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदेंगे जो दुनिया से $10 कम में हमें दे रहा है पर बैरल। तो ये जो हमारी नीतियां हैं ये बेहद कमजोर हैं, विदेशी नीतियां बेहद जो है देश को नुकसान पहुंचाने वाली हैं और अपने आर्थिक हितों को खुद ही खत्म करने वाली है। अपने ही आर्थिक हितों की दुश्मन है हमारी नीतियां, हमारी विदेश नीति। सबसे पहले राष्ट्रीय हित है, कूटनीति का सर्वोपरि सिद्धांत है राष्ट्रीय हित से बड़ी कोई कूटनीति नहीं होती धरती पर। कूटनीति का मकसद ही राष्ट्रीय हित है, और हमारी कूटनीति क्या कर रही है? अपने राष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ा रही है। ईरान का प्रश्न हो, चाहे अमेरिका का प्रश्न हो, चाहे रूस का प्रश्न हो, जो सबसे बड़ा है हितैषी है हमारा, उसी को हम दुश्मन बनाने जा रहे हैं अपनी कूटनीति से, अपनी विदेश नीति से। और जो सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, हर कदम पे हमारी मुखालफत कर रहा है, उसके हम फर्माबरदार बन रहे हैं। वो कहता है ईरान से बंद कर दो, हम बंद कर देते हैं। वेनेजुएला चलो, हम तैयार हो जाते हैं। अभी वेनेजुएला से ले रहे हैं ना हमारी कंपनियां तेल। रूस से कितना ले रही हैं आपको मालूम है? आप तो बहुत विद्वान पत्रकार हैं, सब जानते हैं आप। बताइए लोगों को, अपने हर चैनल, अपने कार्यक्रम में बताइए आप कि क्या कितना तेल हम ले रहे हैं, कितना लेते थे। 50% से ज्यादा तेल ले रहे थे थोड़े दिन पहले तक। हम एक धमकी आई क्या साहब कि 25% हम और टैरिफ लगा देंगे, आपने रूस से तेल लिया। हमने रूस से तेल लेना आधा कर दिया, टैरिफ फिर भी कम नहीं हुआ। कहाँ हुआ कम? अभी कंडीशन है उसमें कि अगर आपने लिया तो दोबारा बढ़ जाएगा, वो कंडीशन है उसमें। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बताइए ना, ये बात आपको खुलकर बतानी चाहिए, हमें ही बतानी चाहिए, सबको बतानी चाहिए। जो भी सत्य के साथ खड़े हैं, जो भी राष्ट्रीय हित में खड़े हैं, जो लोग भी देशभक्त हैं, सच्चे देशभक्त हैं, नकली नहीं क्या मुखौटा लगा लिया देशभक्ति का। झूठी देशभक्ति, नकली देशभक्ति, पाखंडी देशभक्ति नहीं चाहिए देश को। सुभाष चंद्र बोस के, भगत सिंह की देशभक्ति चाहिए, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की देशभक्ति चाहिए। ऐसी देशभक्ति चाहिए, ये नहीं चाहिए जो अब चल रही है पिछले 10 साल से, 11 साल से, जो सिर्फ लड़वाने का काम करती है, आपस में नफरत के बीज बोती है। गृह युद्ध के सारे वो तैयार कर रही है, सारा वातावरण। मणिपुर को जला के खाक कर दिया जिस देशभक्ति ने, नकली देशभक्ति ने। ऐसी नहीं चाहिए जी। जी, बड़े महत्वपूर्ण आपने बातें कही हैं और बड़े विस्तार से पूरे विषय को परिभाषित किया है, क्योंकि इतना बड़ा विषय है कि बड़ा सागर्भित भी है, बड़ा गंभीर भी है, और हर व्यक्ति के मन में तमाम सवाल हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। एक सामान्य व्यक्ति, क्योंकि उसके पास जानकारी का अभाव होता है, उसके पास उतना विस्तृत दायरा नहीं होता कि वो समझ सके कि इस पूरे घटनाक्रम का असर हमारे देश पर क्या पड़ेगा, हमारी नीतियां क्या होनी चाहिए। तमाम पहलुओं पर आपने बड़े विस्तार से उसको परिभाषित भी किया, और मुझे विश्वास है आपने जिस तरह से पूरा एक विषय को बताया है, हमारे दोस्तों चर्चा जरूर पसंद आएगी और उन्हें पूरे विषय को समझ में अगली बार जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी मुलाकात होगी। आपका बहुत धन्यवाद। आप बहुत दिन में मुलाकात करते हैं। जी, जल्दी मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही समाज इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, ऐसे चैनल की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। एक आग्रह और हमारा, आप प्रतिक्रिया जरूर दें अपनी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें पता चलता है हमारी चर्चा कैसी लग रही है। आप सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव भी दीजिए, क्योंकि आप सुझाव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उन्हें आग्रह कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी दबाएं, इससे चैनल की अपडेट आपको समय से मिले। एक आग्रह और हमारा कि हमारे चैनल का लिंक सभी अपनों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके सहयोग से भी आगे बढ़ने में मदद मिलती है, हमें सहायता मिलती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत